अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल के नोटिफिकेट। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, जिसमें आपको पता चला होगा कि ये फेक न्यूज़ दरअसल करती क्या है ना, किस कदर डेवस्टेशन जिसने दुनिया के ऊपर शदीद इम्पैक्ट छोड़ा वो सब फेक न्यूज़ का नतीजा था। तो आपने पार्ट 1 सुना था, तो चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में मैं आपको बताती हूँ कि 20वीं सदी के शुरू में एक बहुत बड़ा इवेंट दुनिया में हुआ। आप उसको कह सकते हैं कि वो एक सिंगल मोस्ट 20वीं सदी का इवेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको कह ले कि हॉरेबल। और वो ये था कि उसको कहते हैं हॉलोकॉस्ट। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। हॉलोकॉस्ट के ऊपर आजकल बैन है, मतलब उसके ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं। यू कैन नॉट डिस्कस पब्लिकली कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैं आपको उसका जिस्ट बता देती हूँ। इसमें यह था कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया जर्मन्स की तरफ से, और उन्होंने कहा कि ये जो ज्यूस हैं ये यूरोप में मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म स्प्रेड करना चाहते हैं, बल्कि स्प्रेड कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो हैं ज्यूस, ये फ्री मैसन, ये आपको पता होगा कि फ्री मैसन एक तंजीम है जिसके मतलब ज्यूस जो हैं वो बहरहाल ये उनके यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। और आपको सुनकर हैरत होगी कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, समहाउ द अदर, वो फ्री मैसन्स के मेंबर हैं। इससे ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं कर सकती। आप उन्हें पढ़ना चाहें तो आप उस पर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ अवेलेबल होगा फ्री मैसन्स के बारे में। तो प्रोपेगेंडा ये था कि ये जो ज्यूस हैं ये फ्री मैसन के साथ मिलकर यूरोप में मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। और इसके लिए वो मदद लेंगे मीडिया से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। आप अगर ज़रा गौर करें कि पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर ज्यूस का कब्जा है, और पूरी दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है बॉलीवुड इंडिया की और हॉलीवुड कैलिफोर्निया की, अमेरिकन इंडस्ट्री। और इसकी खैर तफसीलात जो हैं वो बहुत ज़रा मुख्तलिफ हैं, वो इस टॉपिक से हट जाएंगे क्योंकि हम साइंस पे बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इनसे लेंगे मदद, और ये फ्री मैसन्स और ज्यूस, और ये इस अपने साथ में लाएंगे इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को और दुनिया के मीडिया को, और ये कंट्रोल करेंगे, पूरी दुनिया का हासिल करेंगे। अब इस सारे प्रोपेगेंडा की बेस क्या थी? एक प्रोटोकॉल पब्लिश हुआ, और ये भी एक प्रोटोकॉल जो था वो इनिशियली 1836 में शायद रशिया में पब्लिश हुआ था। ये था प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर ज़ायोन भी आप समझते होंगे कि किसको कहते हैं। ये 1930 में एक्चुअली पब्लिश हुआ था रशिया में। और उसके बाद ये बेसिकली ये प्लेजराइज्ड डॉक्यूमेंट था, और उसके बाद और फ्रॉड भी था। अगर इसको ये मैं नहीं कह रही, इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो एडिटर है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का एडिटर, आप सोचें कि वो कितना बड़ा और कितनी जो है ना वो भारी भरकम अथॉरिटी है इन चीज़ों में। उसने ये कहा था कि ये प्लेजराइज्ड डॉक्यूमेंट है और ये है फ्रॉड डॉक्यूमेंट है। और इसकी वजह ये थी कि उस वक़्त रशिया में जो उसके एलीट थे उनके खिलाफ वहाँ पर एक मूवमेंट चल रही थी। उस मूवमेंट को वो डाइवर्ट करना चाहते थे यूरोप पे, इसलिए उन्होंने, और ये खुद उन्होंने ही पहले पब्लिश किया था, उसके बाद ये लीक हो गया डॉक्यूमेंट। तो प्रोटोकॉल फॉर एल्डर ज़ायोन जो है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि वो उसके अंदर 24 से 27 मीटिंग जो कि स्विट्ज़रलैंड में 1897 में हुई, और ये फर्स्ट ज़ायोनिस्ट कांग्रेस थी। और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम ये करेंगे, यानी मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म फैलाएंगे, और हम इसमें फ्री मैसन की और मीडिया इंडस्ट्री की और उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो है ना वो करेंगे, हेल्प लेंगे। और इसका मकसद ये था कि वो सबवर्ट करना चाहते थे यूरोप में क्रिश्चियनिटी को, यानी ये उनके बकौल ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था। वो क्रिश्चियनिटी को एलिमिनेट करके मार्क्सिज्म और वो कम्युनिज्म जो है उसको यूरोप पे रिवाज देना चाह रहे थे। अच्छा, अब ये जो पब्लिकेशंस थी वो उसने बहुत ज़्यादा नफरत पैदा कर दी ज्यूज़ में, बहुत ज़्यादा नफरत। एक्चुअली एक मकसद भी था कि वो नफरत पैदा कर दे, और इस नफरत ने
जो ज्यूस के बारे में वर्ल्ड व्यू था उसको भी इसी मतलब मुतनफ़राना अंदाज में कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये, और उन्होंने एक और कैंपेन शुरू कर दी कि वो दुनिया से कम्युनिज्म और जॉडिज्म जो है ना, इन दोनों को ख़त्म कर दें। यानी ये दो ट्विन ईवल है, उन्होंने कहा जी कि जॉडिज्म यानी ज़ायोनिस्ट और ये जो यहूदी हैं ये, और कम्युनिस्ट, आपको पता है ये कम्युनिस्ट कंट्रीज कौन थे, रशिया और चाइना, इनको ही ख़त्म कर दें। और इसके लिए उन्होंने जो मेथड अडॉप्ट किया वो था हॉलोकॉस्ट, यानी कि एथनिक क्लेंजिंग। तो ये जो हॉलोकॉस्ट था ये शुरू हुआ सिस्टमैटिक हरासमेंट और सेग्रीगेशन ऑफ ज्यूज, यानी उनको वो जहाँ जहाँ उनकी कम्युनिटीज थी उनको बहुत हरास किया जाता था, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मुकदमा थे, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, उनके लोगों को उठा लिया जाता था। और यानी यूरोप में जब ये पहले इनको यूरोप से निकाला गया था तो उस वक्त जब इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि ये बच्चों को कत्ल करते हैं और उनका खून ये अपने रिलीजियस रिचुअल्स में इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने बहुत सारों को गिरफ्तार भी किया, उनको टॉर्चर किया, उनको फांसियों पे लटकाया, हत्ता कि उनको स्टेक्स के ऊपर भून दिया गया। ये जैसे तिक्का बोटियाँ भूनते हैं ना, इस तरह उनके बच्चों को इन्होंने भून दिया उसके ऊपर ना। तो ये जब इनके अगेंस्ट ये जब इन्होंने ये शुरू किया, इन्होंने कहा जी कि ज्यूस जो है ना ये तो यानी वो नफरत जो थी वो चलती आ रही थी और बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि जो हिटलर था उसने जो अपना एक व्यू था जो कायम किया, जो कि पहले वर्ल्ड व्यू था, फिर उसने मतलब वो कायम किया, यानी उसने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ ज्यूस को ही नहीं बल्कि कम्युनिज्म को भी दुनिया से मिटा दें ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये व्यू जो था इसने हिटलर को मजबूर किया कि उसने इनके खिलाफ पहले वो मतलब परसिक्यूशन शुरू की, उसके बाद इनकी आबादियों को बिल्कुल बाइफरकेट करके पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिया। मकसद ये था कि इनको इतना खौफजदा कर दिया जाए कि ये एमिग्रेट कर जाए जर्मनी से दूसरे ममालिक की तरफ। पहले तो इनको यूरोप से निकाला गया, फिर इनको ये मजबूर कर दिया हिटलर ने कि ये जर्मनी से निकल जाए और किसी दूसरे मुल्क के देश चला जाए ना। अच्छा, अब ये जो था ये जो परसिक्यूशन थी ये मतलब इसमें स्पॉन्टेनियस मर्डर भी था, इसमें प्लान मैसेकर भी था, और फिर ये होते होते फाइनल सोल्यूशन, अगर आप हिटलर की बुक पढ़े ना माइन कैम्प जो कि जर्मनी में है, उसका इंग्लिश वो तर्जुमा अवेलेबल है, तो फाइनल सोल्यूशन जो था इसका मतलब ये था कि कंप्लीट जेनोसाइड जो कि प्लान्ड जेनोसाइड थी वो इन्होंने प्लान की, और ये हुआ सब कुछ ये जर्मनी में हुआ जिसको कि हॉलोकॉस्ट का नाम दिया जाता है। और यानी ये थी जेनोसाइड, डिस्ट्रक्शन एंड एनाहिलेशन ऑफ ज्यूज कम्युनिटीज फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम यूरोप, उनका पास चलता तो वो दुनिया से ही इनको ख़त्म कर देते। तो ये सब कुछ इनके साथ हुआ। इसकी अगर आप तफसील पढ़ना चाहें तो आप एक तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर ज़ायोन्स ये भी अवेलेबल है नेट के ऊपर, और उसके बाद ये जो माइन कैम्प भी अवेलेबल है नेट के ऊपर, और ये जो हिटलर की स्ट्रैटेजी थी यानी फाइनल सोल्यूशन बजाते खुद अवेलेबल है। और आपको मैं अब इस वक्त मैं इस पे बात नहीं करना चाहती कि फाइनल सोल्यूशन जो है वो और भी मुल्कों के लिए प्लान हो चुका है, और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वही सोच कार फरमा है। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर खुलती जाएगी। यानी आप अंदाज़ा करें कि मेडिवल में यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी में यहूदियों के बारे में जो एक इमेज कायम हो गया था थ्रू प्रोपेगेंडा, ये याद रखिएगा, ये सारा फेक था, एवरीथिंग वाज फेक। लेकिन जो उस वक्त लेबल लग गया उनके ऊपर, जो उनके बारे में रवायत कायम हो गई, आज भी वो रवायत उनके साथ चिमटी भी हैं, और वो कुछ भी कर ले उनके हर एक्ट को इसी पस मंजर में देखा जाता है कि ये दुनिया के ऊपर रूल जाते हैं। अब आपको हंसी आएगी ये सुनकर, कम से कम मैं बहुत हंसती हूँ कि जिन्होंने उस वक्त ये सारा कुछ किया क्या वो इसको रोक सके। अगर आप गौर करें तो दुनिया में एक वक्त कंट्रोल किसका है, और अगर आप रोल करें कि क्या ये कम्युनिज्म और इसको मिटा सके। आज ज़रा सोचें तो सही कि जो हेल्म ऑफ अफेयर के ऊपर इस वक्त दुनिया की यानी जो रियल पावर है वो कौन है, सोचिएगा ज़रा आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो क्या जो हिटलर जो अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट समझता था, जिसने फाइनल सोल्यूशन और कंप्लीट एनाहिलेशन प्लान किया, क्या वो ये कर सका? वो नहीं कर सका। ये वॉज मिजरेबली फेक। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में जो था
वो खुद ख़त्म हो गया और उसको सरेंडर करना पड़ा। तो इसके अलावा एक और मैं आपको अर्ली 20वीं सेंचुरी का एक और वाक़या, वो भी जर्मन सी के बारे में है, वो मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ। और वो था कि एंटी जर्मन एट्रोसिटीज़ के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया, और ज़ाहिर है ये यूरोपियन ने किया, चूँकि जर्मन जो है वो हॉलोकॉस्ट वगैरह का आपने सुन ही लिया है, उससे वो गुजर चुका था, तो उसके ऊपर भी लेबल लग गया था कि ये बहुत जालिम है। तो उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने कहा कि ये इनका ब्रिटेन का अखबार है अपना डेली मेल जो है, उसने ये प्रोपेगेंडा पब्लिश करना शुरू किया और उसने कहा कि एक जर्मन फैक्ट्री है जो कि इंस्टॉल हुई है इसके सबर्ब में, जर्मनी के सबर्ब में, और वो इसलिए इंस्टॉल की गई है कि जो वो हैं कॉर्पस हैं, जर्मन कॉर्पस हैं, यानी कि जर्मन सोल्जर जो लड़ाई में मारे जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज जो हैं उनको दफन नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ उस फैक्ट्री में लाया जाता है, वहाँ उनको पिघलाया जाता है तेज आंच के ऊपर, उनकी चर्बी अलहदा निकाली जाती है और उस चर्बी को वो इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, कैंडल्स यानी ये जो मोमबत्तियां होती हैं ये बनाने में, लुब्रिकेंट्स उसको बनाने में, और इवन ये जो जूतों की पॉलिश होती है ना, इसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोपेगेंडा बाकायदा डेली मेल ने ये छापा। अच्छा, जब जंग खत्म हो गई, जर्मनी सरेंडर कर गया, सब कुछ हो गया, तो जो इनका चीफ था ना आर्मी का, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, उसने इंटेलिजेंस चीफ था, उसने कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा था ये खुद मैंने इन्वेंट किया था, और ये जो कॉर्पस फैक्ट्री है इसको ये मैंने इन्वेंट की थी। मकसद मेरा ये था कि किसी तरह चाइनीज को इस वॉर में शामिल किया जाए, यानी वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1 उस वक्त जारी थी, इसमें चाइनीज को शामिल किया जाए, वो शामिल नहीं थे। चाइनीज ने प्रिसाइजली इसलिए इनकार कर दिया कि ये जो उनका यानी वो डेली मेल जो था वो छाप रहा था खबरें, और उसने कहा था कि ये सब है, तो उसने कहा था कि जर्मन तो ये सब कुछ कर रहा है, तो हम इस लड़ाई में नहीं। मकसद ये था कि चूंकि प्रोपेगेंडा ये था कि जो लोग बैटलफील्ड में मारे जाते हैं उनकी लाशें ले जाकर उस फैक्ट्री में डाल के उनकी चर्बी निकाल कर उनके मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, तो उन्होंने कहा जी कि चूंकि जर्मन ये कर रहा है इसलिए हम इस वॉर को ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और उन्होंने वो यहूदियों के खिलाफ वो शुरू किया सिलसिला सारा, उनको मारने का सिलसिला शुरू किया, तो फिर ये जो है ना डेली मेल ने ये खबरें छापनी शुरू कर दी। और जो गोएबल्स था, जो कि जर्मन एक प्रोपेगेंडा का आपको पता दुनिया के मशहूर मारूफ किरदार है, वो ये सब वो लोग कर रहे थे, लेकिन जब उसको लोग जाके कहते थे कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्योंकि डेली मेल छापता था, तो उसने कहा कि डेली मेल तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 में भी एक स्टोरी छापता था चाइनीज को करने के लिए, पता नहीं आप किसको लॉयल करना चाह रहे हैं, इसलिए हम तो इस पर बिलीव नहीं करते। अंदाजा कर लें, आपको समझ आ गई होगी कि भाई यानी प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा, और फिर उसका काउंटर जो है उसमें बेचारे जो मारे जाते हैं उनका कोई पुरसामनी हाल नहीं होता, और उनका हशर किसी हद तक वही होता है जो जर्मन एट्रोसिटी फैक्ट्री में हुआ। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं आपको इससे भी कहीं ज़्यादा हॉरेबल स्टोरी सुना सकती हूँ, लेकिन जो आपको मैसेज कन्वे करना था वो ये था कि भाई ये जो फेक न्यूज़ है ना, इसने क्या क्या दुनिया में गुल फुलाए हुए हैं, कितने कितने लोगों को इसने तबाह बर्बाद करवाया। अच्छा, अब ये हम खुद ही तो लोग हैं ना, यानी करने वाले भी वो हैं, करवाने वाले भी वो हैं, छापने वाले भी वो हैं, काउंटर करने वाले भी वो हैं, वो सारा कुछ जो है ना वो ये बड़े प्लान तरीके से होता है, और हम इसको क्यों कवर नहीं कर सकते। मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि क्यों हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंट्री जो है उसके अपने मफादात हैं, और जो उसको फेक लगता है वो उसके अगेंस्ट खुद अपने यहाँ कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कलेक्टिवली इसके बारे में कोई भी काम नहीं करना चाहता। क्योंकि एक कैनेडियन राइटर है आंड्रे बैथरोम, उसने ये कहा था कि हम लोगों के चेहरे के ऊपर बड़े डेंस किस्म के मास्क हैं, और एक वक्त वो आएगा, अभी हम इन मास्क को नहीं हटा सकते, एक वक्त आएगा कि हमें ये मास्क उतारने पड़ेंगे, लेकिन इस मास्क के साथ खुद हमारी अपनी चमड़ी भी उधड़ जाएगी, और ना वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये था जनाब फेक न्यूज़ एंड डेवस्टेशन, और अगली दफ़ा आपसे मुलाकात होगी विशियस रोल्स ऑफ वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन। अब ये वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है और इसने फेक न्यूज़ की तरह क्या रोल प्ले किया, ये आपसे अगले हफ्ते बात होगी, और ये भी 2 पार्ट में होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।